नमस्कार। मैंने आज ये लॉन्ग वीडियो बनाने से पहले आप सबको शॉर्ट वीडियो में कहा था कि जब इतिहास इतिहासकारों के हाथों से निकलकर अनपढ़ राजनेताओं के हाथ में चला जाता है, तब हमारे अपने बड़े बुजुर्गों ने जो गौरवशाली इतिहास की जिम्मेदारी हमारे इस पीढ़ी को एक धरोहर के रूप में संभालने की जिम्मेदारी दी थी, अब वो इतिहास की अनमोल धरोहर अब ऐसे अनपढ़ राजनेताओं की वजह से समाप्ति के कगार पर खड़ी है। और जिसके लिए ऐसे नेताओं को चुनकर कहीं ना कहीं हम खुद ही इसके लिए जिम्मेदार है, जिसमें हमारे देश के ऐसे नेता बाबर जैसे आदमी की पुस्तक का हवाला देकर राणा सांगा जैसे महान राजा ये गद्दार तक कह देते हैं, और उस बाबर की पुस्तक बाबरनामा का हवाला दे रहे, जिसको युद्ध में सोने चांदी की खजाने की कीमत पर साथ देने के लिए बुलाया गया था, और बाद में धोखा देकर उस बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और बाद में अपनी पुस्तक बाबरनामा में ये लिखवा दिया कि मुझे तो दिल्ली में जिस इब्राहिम लोदी को खत्म कर ये गद्दी पर बैठा था उसको हराने के लिए राणा सांगा ने बुलाया था, ताकि इससे बाबरनामा में ये मैसेज नहीं जाए कि बाबर दिल्ली में धोखा देकर राजा नहीं बना, बल्कि राणा सांगा के दिल्ली के राजा इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाकर बाद में उसके पीछे हट जाने के कारण अकेले ही इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली का राजा बना था। और राणा सांगा पर ऐसे आरोप लगाने से कहीं ना कहीं ये बात तो बाबर की छुप जाती है कि इसने जिस दौलत के लिए दौलत खां और आलम खान ने इसको केवल युद्ध में साथ देने के लिए बुलाया था, बाद में बाबर ने उनके साथ धोखा कर दिल्ली का राजा बन गया। और आज इसी पॉइंट को ऐसे राजनेता अपने राजनीतिक रोटे सेकने के लिए और बाबर को बचाने के लिए, राणा जी से महान राजा जिसके एक हाथ नहीं था, एक पाँव नहीं था, एक आंख तक नहीं थी, और फिर भी वो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता था। और आज जब स्वतंत्र भारत की धरती पर जनता द्वारा चुना गया कोई अनपढ़ नेता ऐसे महानायक को बाबर जैसे आदमी से जोड़कर गद्दार कह रहे हैं, तो बात करते हैं इसकी डिटेल में कि कितना सच है और कितनी राजनीति। और अगले 4-5 मिनट बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाइए, वीडियो के एंड होने तक आप खुद सच बता देंगे कि आखिर ये असली माजरा क्या है। और हम आगे बढ़े उसके पहले मैं उस महान राणा सांगा की जीवनी पर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ, ताकि सच्ची कहानी में आप सारी कड़ियों को आसानी से जोड़कर और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हो तो हमारी इस छोटी सी फैमिली में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, राणा सांगा का असली नाम संग्राम सिंह था। पहले अपने नाम को शॉर्ट फॉर्म में रखा करते थे, जिसे आज हम भी रखते हैं। तो तब जैसे राजा लक्ष्यराज थे तो उनका नाम राजा लखा, वैसे ही संग्राम सिंह को राणा सांगा कहते थे। उनके पिता का नाम रायमल था। अब आगे की कहानी थोड़ी बहुत बता देता हूँ। वैसे आपने आजकल ये मुद्दा ट्रेंडिंग में चल रहा है तो कहीं पढ़ सुने या फिर न्यूज में देख लिया होगा। राणा सांगा ये 13 भाई थे। इनमें मेन 3 भाई थे जो वर्चस्व को लेकर हमेशा टक्कर में रहते थे, पृथ्वीराज, जयसिंह और खुद राणा सांगा। और ये हमेशा इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही इनके पिता रायमल जी मरे और उनके मरने के बाद इन तीनों में से कोई एक वहां का राजा बने। हालांकि इनके पिता रायमल जी बोलते थे कि कम से कम मेरे जीते जी तो ऐसी बातें मत किया करो। अब जिंदा रायमल जी के सामने या किसी भी जिंदा इंसान के सामने कोई भी उसके अंतिम समय की प्रतीक्षा करने की बात करेगा तो भाई बुरा तो लगेगा। तो एक दिन इन तीनों की इन सब बातों को सोल्व करवाने के लिए इनके चाचा सारंग देव जी इनको एक महिला जो सियानी कहते हैं, जो हाथ देकर भविष्य बताने वाली होती है, उसके पास इन तीनों भाइयों को लेकर जाते हैं कि जब ये महिला जो भी इनका अंतिम भविष्य होने वाला वो बता देगी तो इनमें से कोई आगे जाकर राजा बनेगा, तो शायद ये लड़ना छोड़ देंगे। पर जब महिला ने राणा सांगा को भविष्य में राजा बनना बताया तो साथ में खड़े दोनों भाइयों को बुरा लग गया और पूरा मामला उल्टा पड़ गया। और उन्होंने कह दिया कि हमारे होते तो राणा सांगा कभी राजा बन ही नहीं सकता। और उन दोनों ने मिलकर राणा सांगा पर हमला कर दिया और उसकी एक अंग फोड़ दी। तो तब इनके चाचा सारंग देव और उस महिला ने जैसे तैसे करके बीच बचाव कर सांगा को वहां से यहाँ से दूर चले जाने को कहकर वहां से निकाल दिया। और वहां से दूर जाते जाते बहुत दूर सेवंतरी गांव में एक कुटिया में राणा सांगा को बीता जेत मालोत नाम का एक आदमी मिलता है, जिसने राणा सांगा का थका हुआ घोड़ा अपने पास रखकर अपना खुद का घोड़ा उनको दे दिया। लेकिन थोड़े समय बाद राणा सांगा का पीछा करते करते दोनों भाइयों ने जब जेत मालोत के घर राणा सांगा का खड़ा घोड़ा देखा तो उन्होंने सांगा के बारे में पूछा, लेकिन यहाँ जेत मालोत ने राणा सांगा के बारे में कुछ भी न बताकर उनकी रक्षा की। लेकिन दोनों भाइयों को जेत मलोत के नहीं बताने की बात इतनी बुरी लगी और उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने जेत मलोत पर हमला कर दिया। जेत मलोत मारा गया और तब तक राणा सांगा को वहां से दूर जाने का थोड़ा वक्त मिल गया था। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि आखिर में बिदा जेत मलोत की क्यों चर्चा कर रहा हूँ, बल्कि मुझे बाबर और इब्राहिम लोदी पर बात करनी चाहिए थी। देखिए, जेत मलोत के कैरेक्टर से आप राणा सांगा को समझ पाओगे कि बाद में कैसे राणा सांगा ने जेत मलोत की मृत्यु के बाद भी उसके बच्चों को बुलाकर जिम्मेदारी के रूप में उनको बड़ा राज्यभार देता है और उस एहसान का कर छुपाने की कोशिश करता है। और राणा सांगा के राजा बनने से पहले उनके एक भाई पृथ्वीराज को जहर और दूसरे भाई के आपसी रंजिश में मौत हो जाती है। तो अब इनके पिता रायमल जी के पास एक ही ऑप्शन बचा था और वो था राणा सांगा। अब आगे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब राणा सांगा मेवाड़ के राजा बने तब उनके आसपास के राजाओं की स्थिति क्या थी। तो देखिए, तब दिल्ली में इब्राहिम लोदी था और बाबर का दूर दूर तक कोई भी भारत में रिश्ता नहीं था। और ये वही इब्राहिम लोदी है जिसका झूठा हवाला बाबर अपनी पुस्तक बाबरनामा में राणा सांगा द्वारा इससे सहायता की मांग करता है ताकि दिल्ली के इस इब्राहिम लोदी को हरा सके। और आज ये नेता इसके इस झूठ की सहायता से कैसे राणा सांगा के इतिहास को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए समझते हैं। और देखिए, पहले तो हम शुरुआत करते हैं बाबरनामा से। जी हाँ, बाबरनामा बाबर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें रोजाना अपनी जीवनी लिखा था, जिसमें यह तक लिखता था कि आज मैंने कोई मेहमान आया तो शराब पी ली थी। हालांकि खुद को इस्लाम का शुभचिंतक बोलता है, फिर भी ये शराब, सारी मुस्लिमों से टैक्स लेना, फिर भी ये सब खूब धड़ल्ले से करता है। हालांकि बाद में अपनी सेना को धर्म की लड़ाई जिहाद के लिए इसने वादा किया था कि आज के बाद में शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा।
पर बाद इसने जैसे ही कोई युद्ध जीता तो वापस इसने शराब पीना स्टार्ट कर दिया। तो अब आप सोच सकते हो कि जब एक ऐसा आदमी कोई पुस्तक लिखेगा तो आप इससे सच की क्या उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि अगर जो बाबर अपनी जुबान का आदमी नहीं बन सका वो इतिहास में खुद की कमियों और हार को कैसे बता देगा। तो फिर आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि अगर ये नेता अगर बाबरनामा को इतना महान और पवित्र मानकर बोल रहा है तो उस समकालीन अन्य मुस्लिम साहित्य का कभी उन्होंने इस बात का जिक्र तक नहीं किया कि दिल्ली में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर से सहायता मांगी थी। अब जिस हिसाब से बाबर को छिपाने की कोशिश कर रहा है वो तो अब आपको आगे समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी तो आपके खैर अब आप समझदार हो गए हो कि ऐसे नेताओं या जिन लोगों को अगर सही में खुद का इतिहास नहीं पता तो वो ये सोचकर खुश हो रहे होंगे कि बाबर से अगर दिल्ली में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा हेल्प मांग रहा था तो जरूर बाबर तब बहुत मजबूत राजा और दिल्ली का राजा इब्राहिम बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा और राणा सांगा तब बहुत कमजोर होगा। पर जब आप इतिहास को पढ़ोगे तब आपको पता पड़ेगा कि बाबर तब उज्बेकिस्तान में अपने भाइयों और चाचाओं से सत्ता से निकाला हुआ था और वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चोरी डाका डालकर साल में 2-3 बार करके वहां से बच जाया करता था। और जिस इब्राहिम लोदी को ये बाबरनामा में राणा सांगा से इतना मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है उसी राणा सांगा ने 1517 के खातौली के युद्ध में और 1518 के बाड़ी के युद्ध में ऑलरेडी 2 बार उस इब्राहिम लोदी को हरा चुके थे। बल्कि इब्राहिम लोदी के 2 चाचा दौलत खां और आलम खां ने धोखेबाजी कर राजा बनने के चक्कर में बाबर से हेल्प मांगने गए थे और बदले में बाबर को बहुत सारा खजाना जिसमें सोना चांदी देने की बात हुई थी। तब इस लालच में तो ये हिम्मत कर भारत में घुस पाया था। इतना खोखता राणा सांगा का मतलब ये खुद इस बात को एक्सेप्ट करता था कि राणा सांगा जिसके एक पाँव नहीं, एक हाथ नहीं और एक आंख नहीं, मतलब पूरा डाकी लगता था, फिर भी राणा सांगा लड़ने पहुंच जाया करता था। लेकिन जैसे तैसे बाबर लालच में इब्राहिम लोदी को दिल्ली में हराने के लिए लोदी के चाचा के साथ मिलकर युद्ध तो जीत लिया और ये युद्ध था 1526 का पानीपत का युद्ध। लेकिन जैसे ही पानीपत का युद्ध जीतकर बाबर दिल्ली पहुंचा तो इसका मन यहाँ पड़े खजाने को देखकर पिघल गया और बाबर को जिन दौलत खां और आलम खां ने कुछ खजाने की कीमत पर युद्ध की सहायता के लिए लाए थे बाबर ने दोनों को साइड से हटाकर दिल्ली की राजगद्दी पर खुद राजा बनकर बैठ गया और इतना खजाना इसने काबुल में नहीं देखा था। और आप इस खजाने का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि बाबर ने राजगद्दी पर बैठने के बाद काबुल के हर व्यक्ति के पास एक सिक्का भी जो है। अब आप सोचो कि जब बाबर ने जिस इब्राहिम लोदी को मारकर उसकी गद्दी पर बैठा था उसका बेटा महमूद लोदी महाराणा सांगा से दिल्ली से बाबर को हटाने की सहायता मांगने फिर क्यों गया था। अब यहाँ आपके सामने 2 सवाल है। फर्स्ट तो यह है कि इब्राहिम लोदी तो राणा सांगा का दुश्मन था, फिर इसका बेटा महमूद लोदी कैसे महाराणा सांगा के पास चला गया, क्योंकि बाबरनामा में तो बाबर ने लिखा है कि दिल्ली में इस महमूद लोदी के पिता को हराकर कब्जा करने के लिए राणा सांगा तो इस कदर पागल था कि उसने बाबर तक से भी सहायता मांग ली थी। देखिए अगर ऐसा होता और राणा सांगा को अगर तब दिल्ली की इतनी भूख होती तो किसी भी कीमत पर महमूद लोदी को तो फिर से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाने के लिए युद्ध में सहायता करने का तो वादा नहीं करता। और इसी वादे को निभाने के लिए 1529 में घाघरा की लड़ाई में राणा सांगा ने महमूद लोदी का साथ दिया था, न कि बाबर की तरह धोखा जो दिल्ली में साथ देने की बजाय धोखा देकर राजगद्दी पर कब्जा कर बैठ गया था। तो बाबर सिर्फ दिल्ली में पहली बार धन खजाने वाली बात को इसलिए छुपाता है क्योंकि इससे उसकी छवि को नुकसान होता है। तो उसने बाबरनामा में राणा सांगा पर आरोप लगाकर कि इससे मुझे इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए बुलाया था, तो इस बात से उसका वास्तव में जो दौलत खां और आलम खां की खजाना और सोने की एवज में आने की बात थी वो पूरी तरह से उस बात पर पर्दा डाल जाता है। इसी तरह अब आप समझ सकते हो कि सत्य और सच्चाई से छेड़छाड़ कर ये नेता भी राणा सांगा के सच पर पर्दा डालने की कोशिश में क्यों लगे। और तभी तो एक कैसे बाबर की धोखेबाजी और गद्दारी को कैसे राणा सांगा के समतुल्य बताने की कोशिश करते हुए राणा सांगा को भी गद्दार का टेक देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप लोगों को लग गया होगा कि क्यों बाबर को बड़ा दिखाने और राणा सांगा की छवि को धूमिल करने के लिए क्यों इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो तभी तो आज ये हमारे महान और सच्चे इतिहास को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि काफी इतिहास को ये दबा चुके हैं और जो इतिहास है उसको झुठला भी चुके हैं और कहीं ना कहीं झुठलाकर हमारे बच्चों के माइंड में डालकर उनके ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश में लगे पड़े हैं। पर कोई ना, हम है ना बेरोजगार, हमारे पास इनके झूठ को एक्सपोज करने का असली रोजगार है और उसमें अगर आप अपना कॉन्ट्रीब्यूट सही में करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।